हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स सोल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। और इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स तो सोल्व करेंगे ही करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया है तो उसके जो की पॉइंट्स जितने भी हैं चैप्टर के, वो सारे भी न्यूमेरिकल के साथ साथ हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो इसमें आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही सोल्व नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ की पॉइंट्स जितने भी हैं, कॉन्सेप्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर के, वो सारे के सारे आपके रिवाइज भी हो जाएंगे और इनको आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। मतलब आपके दो काम एक साथ होंगे, न्यूमेरिकल्स भी सोल्व होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और की पॉइंट है चैप्टर के वो भी सारे के सारे डिस्कस हो जाएंगे साथ साथ, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सोल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, टू चार्ज 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 × 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। तो देखिए, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है वो अपने पास रख लें, एक नोटबुक साथ रख लें और खुद भी साथ साथ जो है इसमें जो पॉइंट्स उनको लिखते भी चले जाए और क्वेश्चन को साथ साथ में खुद भी सोल्व करने की कोशिश करें कि साथ साथ खुद जितना ज़्यादा लिखेंगे आप उतना ही ज़्यादा समझ पाएंगे। ओके, तो देखो, आपको यहाँ से देखने की बात समझ में आ रही होगी। एक चार्ज है 5 × 10⁻⁸ कूलम, लिखते चले जाते हैं, डायग्रामेटिकली सोल्व कर लेते हैं इसको। ये चार्ज मैं यहाँ रख देता हूँ और इसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ कूलम। सेकंड जो चार्ज है वो है -3 × 10⁻⁸ कूलम एंड दीज आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर है। एट व्हाट पॉइंट on the line joining the two charges is the electric potential 0। लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, तो दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन तो ये है, इसको मैं नाम दे देता हूं A और इसको क्या देता हूं B। तो A B के ऊपर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं या कौन सा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 0, ये आपको बताना है। तो पोटेंशियल के बारे में आपको मैं दो बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुने अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो। क्या कि एक तो पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और दूसरी बात, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, V = W/Q। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन से जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है। बट अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज दे रखा हो, उसके कारण पोटेंशियल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है V = KQ/R। और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके कारण हम क्या करेंगे, स्केलर होने के कारण अगर प्लस चार्ज है तो पोटेंशियल को प्लस लेंगे, माइनस चार्ज है तो माइनस लेंगे। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज है इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। लाइन ज्वाइनिंग बोलता है तो सपोज करो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ये कोई पॉइंट मैंने P मान लिया A से X डिस्टेंस के ऊपर, मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होने वाला है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि VA पोटेंशियल ड्यू टू द A प्लस VB पोटेंशियल ड्यू टू द B शुड बी इक्वल टू 0। 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका पॉजिटिव आएगा, इसका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। VA की वैल्यू क्या रहेगी? KQ की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना इसका? X प्लस ये आपके पास कितना हो जाएगा? K और Q इसका है -3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 16 - X। और ये किसके बराबर आना चाहिए? ये 0 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा K × 5 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई X इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे इधर ले जाएंगे, K × 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 16 - X। अब यहाँ पे आप देखोगे ये कूलम में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, मतलब ये सेल्सियस सिस्टम है, SI में नहीं है। तो यहाँ पे वैसे तो आपको ऐसा जब हो तो क्या करना होता है, सारे सिस्टम ऑफ यूनिट जो होते हैं वो SI में रखने होते हैं। बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ जब आप करोगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, इसको मीटर, तो जो भी आपके पास मल्टीपल आने वाला है दोनों साइड से कट जाएगा, इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। तो क्या करेंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 5/x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 16 - X। इसको x के लिए आप सोल्व कर लेंगे अब। ठीक है, इसको x के लिए आप सोल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को आप रीड करो, तब तक मैं इसको
साफ कर लेता हूँ बोर्ड को, आप तब तक स्टेटमेंट पढ़ो अगली। अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करो, समझो स्टेटमेंट को, और जब स्टेटमेंट अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर देंगे। देखिए क्या है, ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो देखिए रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं पहले। रेगुलर हेक्सागोन जो होता है उसकी जो सब साइड होती हैं, सभी के सभी साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल। रेगुलर हेक्सागोन में क्या होंगे, सभी साइड इक्वल होंगे। तो मेजरमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट इसने बताया है। और हर वर्टेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम है, तो 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। इस हेक्सागोन के सेंटर के ऊपर पोटेंशियल बताना है। तो ये सेंटर हो गया, तो यहाँ से मतलब ये सेंटर की डिस्टेंस हो जाएंगी हर वर्टेक्स से, ये ऐसे, यहाँ पे पोटेंशियल आपको बताना है। ठीक है, अब एक बात देखिए, रेगुलर हेक्सागोन है तो सभी के सभी साइड्स इसकी क्या हैं, बराबर है, और ये सभी साइड बराबर हैं। तो ये जो डिस्टेंस होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें जो ट्रायंगल बन रही है 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगी। तो इसका मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी चार्ज है उसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकलेगा, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकलेगा, इसके कारण निकलेगा। एक चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, V = KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस होती है, KQ बाई डिस्टेंस होती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कितने चार्ज बनेंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6, मतलब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे तो टोटल जो आएगा वो क्या आएगा, 6 × KQ डिवाइड बाई R। सभी डिस्टेंसेज आपको गिवन है। R जो है वो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और K की वैल्यू आपको पता होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। K की वैल्यू आपको पता चल गई। चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है 5 × 10⁻⁻6 कूलम। सभी वैल्यूज यहाँ पे रखो, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को पढ़ें। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम, दूसरे का है -2 माइक्रोकूलम, और सेपरेशन है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और -2 इक्वल चार्ज हैं और मैग्नीट्यूड इनका अपोजिट है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं। तो मतलब ये क्या बनाते हैं, ये डाइपोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये डाइपोल बनाते हैं। तो इस प्रकार से एक डाइपोल आप बना लोगे, ये होगा 2 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 कूलम, ये -2 × 10⁻⁻6 कूलम, और बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा वो हमें बताना है। तो व्हाट आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो नाम से पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल सरफेसेज मतलब वो सरफेसेज जिनके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, उनको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये स्फीयर है या सर्कल बना लो। क्या बना लिया हमने, एक सर्कल बना लिया, स्फीयर को छोड़ो आप, और ये इसके सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहां पोटेंशियल कितना होगा, यहां पोटेंशियल होगा KQ डिवाइड बाई डिस्टेंस R। अगर आप यहां पोटेंशियल निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, KQ डिवाइड बाई R। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, कितना आएगा, KQ डिवाइड बाई R। इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट के ऊपर, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो, वैल्यू आएगी KQ बाई R। तो आप यहां से क्या देख रहे हो, एट ईच पॉइंट ऑफ द, एट ईच पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस पोटेंशियल इज सेम। इसका मतलब ये क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। और इसको अगर मैं 3D में ले जाऊंगा तो वो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, है ना। समझ गए आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यहाँ पे आ जाओ आप, इसका इक्विपोटेंशियल मुझे बताना है। तो आप क्या देख रहे हो, डाइपोल का जो सेंटर होता है, डाइपोल का जो सेंटर होता है वहां पे अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम आएगा, क्योंकि सेंटर के ऊपर जैसे ये 6 सेंटीमीटर है, इधर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इधर भी कितना 3 सेंटीमीटर। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसका मतलब यहां पोटेंशियल निकालूंगा तो इसका पोटेंशियल
इसका पोटेंशियल दोनों ऐड होंगे और ऐड होने के बाद यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। और इसका अगर मैं ये सरफेस बना दूं, ये जो एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर दूं जिसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, तो इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लो, यहाँ कहीं पे भी, अगर आप यहाँ से लोगे तो डिस्टेंस ये हो जाएगी, इधर लोगे तो डिस्टेंस ये, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों के दोनों बराबर हैं। इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ पे जो होगा वो कौन सा होगा, इसकी इक्वेटोरियल लाइन होगी, इसका जो इक्वेटोरियल प्लेन होगा वो होगा, और उसका मैग्नीट्यूड अगर पूछ लिया जाए डायपोल पे तो वो कितना है आपका, 0 है। ओके, तो यहाँ पे इसका इक्वी पोटेंशियल होगा। सेकंड में पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस के एवरी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ देख लूँ, इस पॉइंट के ऊपर मैं कैलकुलेट करूँ, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज आउटवर्ड होता है। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण किधर होता है, इनवर्ड होता है, तो इस पॉइंट से इसकी तरफ जाएगा, ये इसका मतलब डाइपोल मोमेंट होता है आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P, और आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली अगर आप यहाँ निकालोगे, जैसे यहाँ निकालोगे तो इक्वेटोरियल लाइन वाला केस हो गया। कौन सा केस हो गया, इक्वेटोरियल लाइन वाला। और इक्वेटोरियल लाइन पे जब आपने डेरिवेशन किया था तो आपने ये फाइंड आउट किया था कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ऑलवेज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट होती है, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, क्या है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ, ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस है इसकी 12 × 10⁻⁻² मीटर, और इसका जो चार्ज है Q वो है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। और ये जो चार्ज है ये सारे का सारा सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्फेरिकल कंडक्टर है, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा क्या है, कंडक्टर है। इनसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए, मैं आपको गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन से पहले वो याद दिलाना चाहता हूँ। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में आपने क्या पढ़ा था, एक सेल पढ़ा था, स्फेरिकल सेल। सेल मतलब होलो, अंदर से क्या होता है, होलो। तो उसके अंदर आप देख रहे थे सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला आपने। कैसे निकालोगे सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देख रहे थे कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है 0, गॉस थ्योरम से आप देखोगे, क्योंकि चार्ज इस केस में जब आप यहाँ देखोगे, मान लीजिए मुझे यहीं पे निकालना है, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कंसिडर करोगे ऐसे आप, है ना। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो फ्लक्स होता है वो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। फ्लक्स को आप E.ds लिखते हो और द क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, है ना। अब देखिए, इस क्लोज पाथ में क्या कोई चार्ज है, क्योंकि चार्ज तो सारा सरफेस पे है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। चार्ज नहीं है तो ये 0, और ये 0 होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 2 केस थे, एक स्फेरिकल सेल का था और एक सॉलिड स्फीयर का था। तो सॉलिड स्फीयर में आपके पास 2 केस आते हैं, एक तो वो नॉन कंडक्टिंग हो या फिर वो कंडक्टिंग हो। अगर कंडक्टिंग है तो अंदर 0 है, अगर वो नॉन कंडक्टिंग और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर 0 नहीं होता है। तो ये गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर देखना चाहें तो अच्छे से आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, तो आउटसाइड द स्फीयर करेंगे, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, इसका मतलब होगा जैसे ये है जस्ट आउटसाइड, मतलब बिल्कुल उसके सरफेस के नजदीक। E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू KQ डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r²। तो जस्ट आउटसाइड हो जाएगा KQ डिवाइड बाई r²। R की वैल्यू आपको गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू आपको पता होती है, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2.5। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ, विद द एयर C0 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफेराड है, 10⁻⁻6 फेराड रख देता हूं मैं। पिको फेराड है, माइक्रो नहीं है, पिको है। पिको है तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा,
है ना। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? जो न्यू डिस्टेंस है d डैश, उसको हमने क्या कर दिया, d/2 कर दिया। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, और k इज इक्वल टू 6 वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने डाल दिया, तो मुझे बताना है नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए, आपको पता है कि जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसके अंदर अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू वो KC0 हो जाता है। कितना हो जाता है, KC इज इक्वल टू KC0 हो जाता है। ओके, ठीक है भाई, K टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो C जो है वो हो जाएगा K और C0 मतलब ये C0 नहीं, ध्यान रखना, ये C0 कब होता है, जब ये डिस्टेंस को चेंज नहीं करता। यहाँ पे इसने डिस्टेंस चेंज कर रखी है, अगर वो डिस्टेंस को चेंज नहीं करता तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाता C इज इक्वल टू K इंटू K की वैल्यू 6 कर देते और C0 की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻12 था। अब क्या कहता है, इतना था, डिस्टेंस इतनी की पहले, बाद में ये डाला है, मतलब इतनी डिस्टेंस करने के बाद डाला है। तो पहले आप ये फाइंड आउट करो कि C कितना हो जाएगा, उसका C0 डैश कितना हो जाएगा। C0 डैश का मतलब है एप्सिलॉन A डिवाइड बाई d/2। C0 डैश का मतलब क्या हुआ, d डैश करने के बाद, क्योंकि ये जब d डैश किया तब तक उसके बीच में क्या था, एयर था, तो C0 डैश हो जाएगा एप्सिलॉन A डिवाइड बाई d/2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 एप्सिलॉन A डिवाइड बाई d, और ये क्या है, ये है C0, मतलब C0 डैश जो है वो आपके पास कितना आया, 2 इंटू C0 की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, ये वैल्यू आ गई। अब क्या किया इन्होंने, ये करने के बाद इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, तो अब ये फॉर्मूला लगाओगे आप, C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू C0 डैश, दैट इज इक्वल टू K की वैल्यू है 6 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ओके, कैलकुलेशन आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। C कितना है, 9 पिकोफैराड है, 10⁻⁻12 फैराड है। पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया, तो सीरीज का फॉर्मूला जो 1/CS होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। और क्योंकि सारे के सारी वैल्यूज सेम हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 डिवाइड बाई C। क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइड बाई C, और जो CS की वैल्यू आई वो आई C डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 9/3 इंटू 10⁻⁻12, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। सीरीज में तो ये रिजल्ट आया। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, आ गया 3 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply? मतलब ये इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये 3 कैपेसिटर इस प्रकार से कनेक्ट किए हुए थे, ठीक है, और ये एक बैटरी से कनेक्ट किए हुए थे, जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 120 वोल्ट है। कितना है, 120 वोल्ट है। देखिए, सीरीज और पैरेलल 2 कॉम्बिनेशन होते हैं आपके पास, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन की और पैरेलल कॉम्बिनेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उन सभी के अंदर आप इस प्रकार से जाओगे तो चार्ज सभी का सेम होगा, बट पोटेंशियल सभी का डिफरेंट रहेगा, है ना। इसका मतलब V1 V इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V होता है ना। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई C, मतलब V1 आएगा Q डिवाइडेड बाई C1, क्या आएगा, Q बाई C1। V2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q डिवाइड बाई C2। V3 की वैल्यू कितनी आएगी, Q डिवाइड बाई C3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको V1 V2 V3 निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरे का पूरा सर्किट है, इस सर्किट में चार्ज कितना है। क्या निकालना पड़ेगा, सर्किट में चार्ज निकालना पड़ेगा। सर्किट में अगर आपको चार्ज निकालना है तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, देखिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा।
तो चार्ज इन दी सर्किट कितना हो जाएगा, चार्ज इन सर्किट Q इज इक्वल टू CV एंड Q इज इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस कितना आया आपके पास 3 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि मैं पूरे सर्किट का चार्ज निकालना हो ना तो नेट कैपेसिटेंस यूज करना पड़ेगा। तो नेट कैपेसिटेंस आया 3 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू V कितना है, V है 120। तो नेट चार्ज आपके पास कितना हुआ, इतना हुआ। अब यहां से आप V1 निकाल देंगे, V1 इज इक्वल टू Q/C1, V1 इज इक्वल, क्योंकि Q तो सभी का सेम है, तो Q कितना हुआ आपके पास 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 120 और डिवाइड बाई C1 क्या वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻⁻12 वोल्ट। और क्योंकि सभी के सभी बराबर हैं, C1 C2 C3 बराबर हैं, तो सभी का पोटेंशियल सेम आएगा। इतना पोटेंशियल सभी के अंदर होने वाला है। आप बाद में जब V1 V2 V3 कैलकुलेट करके ऐड भी करोगे, ये जो भी रिजल्ट आएगा इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आना चाहिए। इसका मतलब ये 40 रिजल्ट आएगा, पता चल गया। हमें कैलकुलेशन कर भी लेते हैं। देखिए ये करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 40 और -12 से -12 कैंसिल हुआ, कितना हुआ 40 वोल्ट होगा। इसका मतलब 40 इसके अंदर है, 40 इसके अंदर है और 40 इसके अंदर है। 40 40 80 80 40 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8। इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ो, तब तक मैं रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ कंटिन्यू है या नहीं है। कंटिन्यू है, आपने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ, एरिया दे रखा है ए इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर है, तो 10⁻³ मीटर कर देंगे। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, कितना होगा। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है सी का, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। सी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। क्या होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू जिस फॉर्मूले में रखो रिजल्ट आ जाएगा। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई, इसके बाद बोलता है अगर V इज इक्वल टू हम 100 वोल्ट कर दें, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो हमें चार्ज बताना है। तो देखिए चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, V कितना है 100 वोल्ट, चार्ज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है explain what would happen if the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates। यानी ये बोलता है इस एक्सरसाइज में जो कैपेसिटर था उसकी प्लेट्स के बीच में हम एक माइका डाल देते हैं जिसका K कितना है 6 है। कंडीशन क्या दे रखी है, व्हेन द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है और शीट हमने डाल दी। इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसके ऊपर बगैर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख लें और ज़रूर देखें उसको, वहाँ से देख लें नहीं ज़रूर देखें, अच्छे से समझें उसको कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा क्यों होता है मतलब जब मैं क्या करता हूँ, जैसे कैपेसिटर है और कैपेसिटर के साथ मैंने इस प्रकार से ये बैटरी कनेक्ट की हुई है और बैटरी कनेक्टेड होने के बाद मैं इसके अंदर इस प्रकार से अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का कोई मटेरियल इंसर्ट कर देता हूँ तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो V जो होता है वो सेम होता है, V पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे केस में, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो बैटरी उतना ही देगी जितना बैटरी का पोटेंशियल है, V सेम रहेगा। C जो होता है वो K इंटू C नोट हो जाएगा, K इंटू C नोट हो जाएगा। और चार्ज की वैल्यू क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV होता है, V में कोई फर्क पड़ता नहीं, चार्ज हो जाएगा K इंटू C नोट V, K इंटू C नोट V, इतना चार्ज हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, देखिए वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, तो मतलब V सेम रहेगा, C की वैल्यू K C नोट हो जाएगी,
Q की वैल्यू है वो CV हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू K इंटू क्यू नोट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, अच्छे से उस वीडियो को आप देख लें। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, की पॉइंट में बता रहा हूं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। क्या है, अगर इस बैटरी को मैंने हटा दिया तो इसका मतलब होगा कैपेसिटर को अब चार्ज देने वाला एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो इस केस में Q की वैल्यू सेम रहेगी। अब Q कंजर्व हो गया, Q पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q कंजर्व हो गया। C ऑलवेज KC नोट होता है, C की वैल्यू उतनी की उतनी हो जाएगी। अब यहाँ से V पे, E पे और एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा वो आप कैलकुलेट करेंगे। तरीका कैसे है, कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, देख लें उस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। मैं तब तक बोर्ड को साफ करता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 10 को स्टडी करें, रीड करें अच्छे से, और इसको रीड करके आप देखें कि कैसे सोल्व होने वाला है, क्या फॉर्मूला है इसके अंदर, उसके बारे में भी देखें आप। क्या है देखिए, ए 12 पिकोफेराड कैपेसिटर, C की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10⁻⁻12 फेराड, इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, V की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट बैटरी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV² होता है, डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ए 600 पिकोफेराड कैपेसिटर, C की वैल्यू कितनी है 600 पिकोफेराड है, इज चार्ज्ड बाई ए 200 वोल्ट बैटरी, V की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट supply, it is then disconnected from the supply and is connected to an another uncharged, एक ये C1 बोल देता हूं, C2 जो है मेरे पास वो कितना है 600 पिकोफेराड है, तो 10⁻⁻12 फेराड हो गया कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है, इसका मतलब डेल्टा U निकालना है, एनर्जी का लॉस कितना होगा, और एनर्जी का जो लॉस होगा वो होगा U1 माइनस U2, क्योंकि पहले एनर्जी ज़्यादा थी। जैसे कैपेसिटर्स को आप शेयर करोगे तो शेयर करने के बाद क्या होगा, जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनमें कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी, तो वो लॉस्ट कितनी वो आपको फाइंड आउट करनी है। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। पहला तरीका है कि एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आप याद रखें, डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है एक, वो फॉर्मूला याद रखें। दूसरा तरीका ये, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले क्या कर सकते हो, इन दोनों की इनिशियल टोटल एनर्जी निकालो। U1 मतलब इनिशियल, तो इनिशियल टोटल एनर्जी अगर मैं U निकालूंगा तो इस कैपेसिटर की होगी हाफ C1V², इसकी हो जाएगी हाफ C2V2²। तो इसका पोटेंशियल कितना था 0। मैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला में तो आप रख के निकाल ही सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। V2 वैल्यू 0 है तो मतलब ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, तो U1 की वैल्यू आपके पास होगी हाफ, C1 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻10 कर देता हूं, और V1 200 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4 जूल। ये आपके पास U1 होगा, ठीक है। आफ्टर शेयरिंग, जैसे ही मैं दोनों को शेयर करूंगा तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है कॉमन पोटेंशियल का। किसका कंसेप्ट आता है, कॉमन पोटेंशियल का। आफ्टर शेयरिंग पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। आफ्टर शेयरिंग देखो कॉमन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करने का यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, बट आपको न्यूमेरिकल में वो नहीं करना है। उस केस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है कॉमन पोटेंशियल का क्या होता है। कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको पता चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है, तो बिफोर शेयरिंग चार्ज जो था, चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू होगा चार्ज आफ्टर शेयरिंग। बिफोर शेयरिंग चार्ज का जो फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू CV होता है, तो बिफोर शेयरिंग क्या हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2, है ना। और आफ्टर शेयरिंग क्या होगा, शेयर करने के बाद दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, तो पोटेंशियल कॉमन हो जाता है तो आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा C1V
प्लस C2V। कॉमन पोटेंशियल आपको निकालना है तो V का फॉर्मूला कॉमन पोटेंशियल का हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ओके, इस केस में आप क्या देख रहे हो, इस केस में V2 की वैल्यू 0 है, V2 वैल्यू 0 मतलब ये 0 है, तो इस केस में कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा C1V1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। यहाँ टोटल एनर्जी निकाल लेंगे उसी तरह से फॉर्मूला लगा के। यहां टोटल एनर्जी निकालेंगे तो U1 डैश कितना आएगा, हाफ C1 कितना है 600, तो इसको लिख देता हूं 6 इंटू 10⁻²। और V की वैल्यू हो गया आपके पास C1V1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और V का स्क्वायर करूंगा तो मतलब C1 मतलब कितना हो गया, कैलकुलेट ही कर लो इसको, यहां पे इस वैल्यू को कैलकुलेट ही कर लो। C1 है आपके पास 600 इंटू 10⁻² V1 कितना है 200, और C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 600 इंटू 10⁻²। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 100, मतलब कॉमन पोटेंशियल कितना आया 100 वोल्ट आया। तो यहां से आपके पास हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे, पोटेंशियल मेरे पास वहां पे कॉमन पोटेंशियल 100 वोल्ट आया, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 10⁻4 हो जाएगा। इसको सोल्व करने पे ये आपके पास आएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके, और जो सेकंड कैपेसिटर है उसका भी हाफ CV स्क्वायर करेंगे, C और V दोनों का सेम है, तो उसका भी जो U डैश है एनर्जी आफ्टर शेयरिंग वो आने वाली है 3 इंटू 10⁻6 जूल। टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग जो आएगी उसको मैं U, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा उसमें कन्फ्यूजन क्या था, जैसे मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिखा था, है ना। कन्फ्यूजन उसमें क्या है, 1 मैं लिख रहा हूँ पहले कैपेसिटर के लिए, 2 लिख रहा हूँ मैं सेकंड कैपेसिटर के लिए, तो वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए आप क्या करो, इसको लिखो एनर्जी बिफोर शेयरिंग, मैं या तो इसको BS कर दूं और एनर्जी आफ्टर शेयरिंग AS कर दो, या फिर आप इसको ऐसे मान लो BS AS करने के बजाय इसको इनिशियल एनर्जी मान लो, इसको फाइनल एनर्जी मान लो। एनर्जी, दिस इज एनर्जी बिफोर शेयरिंग एंड दिस इज एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, इस पे कंफ्यूजन नहीं रखना। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे UF से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एनर्जी आफ्टर शेयरिंग दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम U1 डैश प्लस U2 डैश, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा 3 + 3 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। आफ्टर शेयरिंग जो एनर्जी आई है वो इतनी आई है, बिफोर शेयरिंग जो एनर्जी हमारे पास थी वो ये थी। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ बिफोर शेयरिंग, जो बिफोर शेयरिंग एनर्जी थी टोटल एनर्जी भी निकल जाएगी, क्योंकि पहले कैपेसिटर की एनर्जी है, दूसरे की एनर्जी होगी नहीं क्योंकि दूसरे का पोटेंशियल 0 था, इसलिए जो बिफोर शेयरिंग टोटल एनर्जी वो ओनली फर्स्ट कैपेसिटर के कारण ही है। तो इसको हम करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से 2, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻10 और 4 कितना हो जाएगा 6 जूल। आफ्टर शेयरिंग जो एनर्जी है, आफ्टर शेयरिंग वो है बिफोर शेयरिंग जो एनर्जी है 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल है, और आफ्टर शेयरिंग है 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल है। तो आपके पास जो एनर्जी लॉस है वो है इनिशियल एनर्जी, मतलब बिफोर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग के जो है, तो बिफोर शेयरिंग आपके पास था 12 एंड आफ्टर शेयरिंग कितना था 6, और 10⁻⁻6 ले लिया मैंने कॉमन, दैट इज इक्वल टू आया 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये इतना एनर्जी का लॉस आया। और ये एनर्जी लॉस क्यों हुआ इसका भी आपको पता है, क्योंकि जब कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो जो कॉपर वायर है या जो भी कनेक्टिंग वायर है उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा और उसमें हीट के रूप में एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो ये जो वे था ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया था जिनको डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अगर फार्मूला डायरेक्ट याद है तो उससे इस क्वेश्चन को आप कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम एडिशनल एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, तब तक आप इस एक्सरसाइज को सोल्व करें। और अगर आपके पास कोई भी किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट प्रॉब्लम हो, कोई इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।